प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। आप लोग लिखते थे डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, वर्टिकल फॉर्मेट है। पहले इनकम और एक्सपेंस। इसमें सिर्फ हेडिंग ही है सब, उसकी नोट्स अलग से बनानी पड़ती है। यानी 3-4 पेज बैलेंस शीट में आएगी और 3 पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी टोटल 7 पेजेस का ये एग्जाम्पल है। और उसके बाद वर्किंग अलग से, बराबर। तो अच्छा है, MCQ है ऑनलाइन में। अगर ये एग्जाम्पल्स ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर ये एग्जाम्पल पूछते तो पॉसिबल ही नहीं था एग्ज़ाम लेने के लिए। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले इनकम। इनकम में 2 पॉइंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है उसमें से जो इनकम अराइज हुई है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर। मेरे ट्यूशन क्लासेस की इनकम है तो मुझे ट्यूशन के रिलेटेड जो इनकम आएगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और बाकी जो इनकम मुझे मिलती है वो अदर इनकम है। यानी इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। अदर इनकम में और ऑपरेशन के अलावा जो भी इनकम हो वो अदर इनकम में आएगी। तो ये टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। अब एक्सपेंस सीक्वेंस मेंटेन करना है आपको। एक्सपेंस में पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग, परचेज एंड क्लोजिंग, बराबर। तो ये मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी इन ट्रेड, यानी जो चीज़ आप सेल करते हो, यानी फिनिश गुड्स। अगर आप रेडीमेड परचेज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, रेडीमेड लाकर आप परचेज करते हो, दवाई की दुकानें जो है वो दवाई की कंपनी में से परचेज करते हैं रेडीमेड और आपको और हमको सेल करते हैं, तो वो स्टॉक इन ट्रेड है, यानी फिनिश गुड्स परचेज किया है। तो ये पॉइंट में आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा पॉइंट है चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज यानी ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना हो गया, यानी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन किसका, मटेरियल तो ऊपर आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, तो वो नहीं लेना है। तो कौन सा लेंगे हम, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, यानी एम्प्लॉइज़ को हम सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, एम्प्लॉइज़ को कमीशन देते हैं, बराबर। एम्प्लॉइज़ को जो पेमेंट करते हो वो इसमें आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन पता है, टेंजिबल असेट्स पर जो हम चार्ज करते हैं वो डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल असेट्स पर जो चार्ज करते हैं यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, तो उसको रिटर्न ऑफ बोलते हैं, उस पर डेप्री नहीं बोल सकते आप, बराबर। तो रिटर्न ऑफ का मतलब है अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, इनटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ के लिए, क्योंकि उसमें डेप्री वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यानी डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस, यानी इसके अलावा जो भी एक्सपेंस रहे ये सब जो है इसके अलावा वो अदर एक्सपेंस में आएगा, बराबर। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, यानी जो मिलेगा हमें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। टैक्स अभी माइनस नहीं किया है, इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट। फैक्ट्री क्लोज हो गई, बराबर, फैक्ट्री हमने बंद की है, तो बंद करने के बाद रिस्टार्ट करने के लिए भी जो खर्चा होगा वो एक्सेप्शनल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो ये प्रॉफिट में से अब लेस करेंगे हम। तो इसमें लिख सकते हो एक्सेप्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, ये माइनस करो इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स माइनस करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी में जो आएगा, प्रॉफिट पर पहला राइट किसका है, शेयर होल्डर्स, उसमें भी पहला राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड
इक्विटी को डिविडेंड, और कंपनी जो भी डिविडेंड देती है उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी पे करना है। एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो ये भी इसमें माइनस करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये माइनस करो, बैलेंस जो बचेगा उसको कहते हैं सरप्लस, और उसको ट्रांसफर करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट। तो ये P&L का फॉर्मेट है। अब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करवा लूँगा, बराबर। तो ये मेजर पोर्शन आपका कंपनी फाइनल का कवर हो गया है। एडजस्टमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, उसकी दो इफेक्ट। फर्स्ट वन, P&L अकाउंट का फॉर्मेट अगर देखा हो उसमें एक्सपेंस में पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें मैंने बोला था आपको ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये माइनस होगा। और क्लोजिंग स्टॉक यानी असेट्स, असेट्स में करंट असेट्स, उसमें इन्वेंट्रीज का हेडिंग है सेकंड पॉइंट, बराबर। तो उसमें आएगा सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग है, तो पहली इफेक्ट P&L में जाएगी एक्सपेंस के हेडिंग में। तो एक्सपेंस के हेडिंग में जो जो पार्ट्स है वो सब चेक करो, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है इसके, तो वो अदर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस में लास्ट पॉइंट है अदर एक्सपेंस के हेडिंग में जाएगा। और दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के हेडिंग देखो, उसमें करंट लायबिलिटीज देखो, उसमें अदर करंट लायबिलिटीज, उसमें आएगा ये पॉइंट। सेव आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पहले सैलरी है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में आएगा P&L में एक्सपेंस के हेडिंग में, और दूसरा यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग इनकम, एक इफेक्ट इनकम में आएगी या तो अदर इनकम में, और दूसरी असेट्स में आएगी अदर करंट असेट्स। ये MCQ में पॉइंट्स आ सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस देख, तो P&L एक्सपेंस में माइनस होगा, एक्सपेंस में से माइनस, और दूसरी इफेक्ट अदर करंट असेट्स, करंट असेट्स में अदर करंट असेट्स से डेप्री फिक्स एसेट यानी टेंजिबल असेट्स में से माइनस, और दूसरी इफेक्ट डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन P&L में आएगा, डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी पॉइंट समझा रहा हूँ मैं, इसके जैसा ही है। एक इफेक्ट इनटेंजिबल में से माइनस, और दूसरी इफेक्ट सेम वे डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन। टैक्स प्रोविजन, तो एक इफेक्ट P&L में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने लास्ट 3 लाइन देखना P&L फॉर्मेट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने फाइंड किया है, उसमें से माइनस करना है ये टैक्स प्रोविज़न। और दूसरी इफेक्ट करंट लायबिलिटीज, उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा, बराबर। प्रपोज डिविडेंड यानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रपोज करेंगे और उस पर DDT पे करना है, एक इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में आएगा, और दूसरी इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी लायबिलिटीज के मेन हेडिंग, उसका सब हेडिंग करंट लायबिलिटीज, उसमें सब पार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ट्रांसफर टू रिजर्व में फर्स्ट पॉइंट सेम वे ट्रांसफर टू रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर। और दूसरी इफेक्ट एप्रोप्रिएशन पोर्शन, बराबर। अब ये याद रखना है आपको, सिर्फ नोट लिखनी है, उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। डेटर्स इंक्लूड मोर देन 6 मंथ्स, हमारे पास डेटर्स हमें एग्जाम्पल में दिया है 1 लाख, उसमें बोला है मोर देन 6 मंथ्स 60,000, यानी डेटर्स का सिर्फ ब्रेकअप करके दिखाना है बैलेंस शीट में कि भाई आउट ऑफ 1 लाख 60,000 मोर देन 6 मंथ्स, तो बाकी के जो रहे 40,000 वो अदर्स यानी लेस देन 6 मंथ्स, सिर्फ ब्रेकअप। और ये इसका पर्पस क्या है, तो हम डेटर्स यानी कस्टमर पर वॉच करें कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया फिर भी ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं, फॉलो अप लोन का, इसीलिए ये ब्रेकअप किया जाता है।
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट लिखते हैं हम उसके ब्रैकेट में लिखना है सिर्फ मार्केट वैल्यू, जो अमाउंट भी है वो, उसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, हमने किसी को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी लगेगी। तो ये फुटनोट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखना है ये, बराबर। और ये सब अब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 में, बराबर। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करते हैं? तो ICAI की अपॉइंटेड कमेटी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी ASB। लेकिन ये जो नया स्टैंडर्ड आया है 2016 में, वो इंट्रोड्यूस किसने किया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA, उसने ये इश्यू किया था। अब 3-4 पॉइंट एब्रिविएशन है। ASB का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, NACAS यानी नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये MCQ में आ सकता है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किसके लिए मैंडेटरी है, किसको फॉलो करना है? तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको, जिसकी इक्विटी या डिबेंचर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या तो इंडिया में या तो आउट ऑफ इंडिया में, अगर लिस्टेड है ऑलरेडी, अगर दूसरा भी हो सकता है कि लिस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उनके लिए ये कंपलसरी हो। और याद रखना उसकी कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, 500 करोड़ से ज़्यादा, बराबर। तो वो कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मैंडेटरी है। और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है, उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि जो मेन कंपनी है जिसकी कैपिटल 500 CR से ज़्यादा है, उसके लिए तो मैंडेटरी है। तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है उनके लिए भी ये मैंडेटरी है। ये आपको याद रखना है, बराबर। तो MCQ पोर्शन के लिए जो था थियरी में वो हमने कंप्लीट कर दिया है, बराबर। नाउ सी यू ऑन मंडे एट sharp 9 AM, बराबर।